Hello everyone, good morning. प्लीज सैटरडे की टाइमिंग चेंज करने का पर्पस ये था कि जिस स्टूडेंट के जेई के क्लासेस की स्टोन पर रहते हैं उनके शाम को क्लैशेस हो रहे थे। अब शाम को उनका जेई का क्लासेस रहेगा और मॉर्निंग में ओनली सैटरडे वीकेंड बैच, सैटरडे संडे बैच। इस वजह से सिर्फ सैटरडे का टाइम उनको मॉर्निंग करना पड़ा। या तो जेई मॉर्निंग होता है या बोर्ड्स। क्लास में हमने थ्योरी वाइज तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया था। जो एग्जाम में थ्योरी पूछी जाती है, अब जो थ्योरी बची हुई है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्सप्लेन करेगी कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी जल्दी अपने वीडियोस ऑन करो एंड सेशन 2.5 ओपन करके रखो। 2.5 सेशन में हमने पहला डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था, एनर्जी स्टोर्ड वाला। सो वो वाली थ्योरी एंड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद अब आपका डायरेक्टली वेकेशन आ जाता है एक वीक का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हर क्लास में बोल रहा हूं कि अपना पेंडिंग वर्क जो भी हो, प्लीज यूटिलाइज दिस वेकेशन वाइजली, अदरवाइज बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा। चीजें इधर भी दौड़ेगी, स्कूल में भी दौड़ेगी और खुद पीछे रह जाओगे। तो ये एक वीक का जो ब्रेक है उसमें अपना जो लेफ्ट आउट पोर्शन है, जहां पर आप छोड़ चुके हो, पाइल अप हो चुका है, उसको कंप्लीट करो। होमवर्क वाइज भी मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि चैप्टर 2 का होमवर्क आप आराम से 90% होमवर्क कंप्लीट करके आ सकते हो। वही मेरा होमवर्क रहेगा वीक में, इस ब्रेक में, कि आपको जो करवा दिया है वो कंप्लीट करो। ब्रेक के बाद सिर्फ एक क्लास और मैं चैप्टर 2 को दूंगा, डाउट्स और इसके लिए, एंड फिर मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करवा दूंगा। तो जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ रखा होगा 2 उतना फायदा होगा, नहीं तो फंसे रहोगे। ये वेकेशन का मतलब वेकेशन नहीं है, पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए ब्रेक दिया हुआ है। बाकी रहना तो घर में ही है। तो ऑलराइट, सो सेशन 2.5 रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आई थिंक यहां से ही हमें स्टार्ट करना था हमारा पार्ट। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन पता होना जरूरी है। याद है क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता था? बताओ तो जरा। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय कंडक्शन पहले ही सेशन में था। यस कश्मीर। हम सर दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट आता है तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस। बट क्या ये कभी भी हो जाता है? हर बार ट्रांसफर होता रहता है? नहीं, जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वेरी गुड, पॉइंट नंबर 1। हमेशा होता ही रहेगा? नहीं, जब उनके बीच में से कांटेक्ट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगी दोनों में तो वो बंद हो जाएगा। नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ। तब पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो जाएगा। अगर दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। गुड गुड, अच्छा याद है आपको। तो मैं रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले आपको लेट से एक कंडक्टर दे दिया गया है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर 1, और एक कंडक्टर है, कंडक्टर नंबर 2। अब इस कंडक्टर का मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो इनिशियली चार्जेस है वो है Q1 और इसके ऊपर जो इनिशियली चार्जेस है वो है Q2। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2।
तो इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, क्यू, सी और वी के बीच में? सो Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2. Sometimes students, और मैं भी अपने 12th में कंफ्यूज हो जाया करता था कि CV साथ में लिखना है या QV साथ में लिखना है, ये वाला थोड़ा जगलिंग में प्रॉब्लम आ जाता था। तो मैं तो इसी तरीके से याद करा करता था कि वो रेज्यूमे होता है ना आपका, जो आपको बनाना होता है रेज्यूमे एंड CV, थोड़ा CV हमेशा साथ में रहे। अब CV साथ में रहेगा तो बचा क्या Q, तो CV इज इक्वल टू Q। इस तरीके से मुझे याद रहता था कि CV ये साथ में होना चाहिए। अब आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप भी वो स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि CV साथ में, क्योंकि अगर आपने एक को भी इंटरचेंज कर दिया सब रॉन्ग हो जाएंगे आंसर्स। तो इनिशियली there are two conductors 1 and 2 on which charge is C1 V1 and C2 V2। अब हुआ क्या, हमने इन दोनों कंडक्टर्स को कर दिया कनेक्ट। तो ये सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन थी। फाइनली ये है मेरा कंडक्टर 1, ये है कंडक्टर 2, और इन्हें मैंने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। जब कभी भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया जाए और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब हमेशा चार्जेस ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और बोल सकता हूं फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। ये चार्जेस कब तक ट्रांसफर होते रहेंगे, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर एक कंटेनर में ज्यादा पानी है, एक कंटेनर में पानी का लेवल लेफ्ट साइड पे ज्यादा है और राइट साइड पे वो लेवल कम है, और बीच में आपने एक वॉल्व लगा रखा है, तो आप इसको समझ सकते हो कि इसका पोटेंशियल, लेफ्ट साइड का पोटेंशियल ज्यादा है और राइट साइड का पोटेंशियल कम है। बट जैसे आप ये वॉल्व ओपन करते हो, कनेक्ट करते हो दो कंडक्टर को, तो क्या होगा, इधर का लेवल कम होने लगेगा और इधर का लेवल बढ़ने लगेगा। तो ये लेवल का कम होना बढ़ने का मतलब क्या है, इधर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे थे, इधर वाटर ट्रांसफर होगा लेफ्ट टू राइट साइड। ये कब तक होगा, जब तक दोनों साइड हाइट सेम नहीं हो जाता है वाटर लेवल का, दोनों साइड का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे चार्जेस तब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक इन दोनों का V का वैल्यू सेम ना हो जाए, और इधर तब तक वाटर लेवल एडजस्ट करेगा जब तक दोनों साइड की हाइट सेम ना हो जाए। तो ज्यादा हाइट मतलब ज्यादा पोटेंशियल, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है, कनेक्ट किया तो इनिशियली जो चार्जेस थे उनकी वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफर हो रहे होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो Q1 का वैल्यू चेंज होके लेट से Q1 डैश हो गया, और Q2 का वैल्यू चेंज होके Q2 डैश हो गया। मैंने बोला चार्जेस तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों का क्या सेम ना हो जाए, पोटेंशियल, है ना। तो यहां पर दोनों का अब पोटेंशियल क्या होगा, वी 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 V1 V2 से चेंज होके दोनों का पोटेंशियल कैसा हो चुका है, VV। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या मैंने कंडक्टर के साइज, शेप और मीडियम में कोई छेड़छाड़ की है, कोई चेंजेस किए हैं? तो क्या कैपेसिटेंस चेंज होना चाहिए? तो अभी भी कैपेसिटेंस तो C1 का C1 ही रहेगा और C2 का C2 ही रहने वाला है। बट इन दैट केस, particularly in this case, now Q1 dash क्या हो जाएगा, C1V, और Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V। तो नए चार्जेस के वैल्यू ये हो गए, पुराने वाले चार्जेस के वैल्यू ये थे। इसमें किसी को डाउट है कुछ? ये सब न्यूमेरिकल के स्टेप्स है, हाँ, ये मैं थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल में ये सब करना रहेगा। तो उसके माइंड, मतलब दिमाग में वो रखना, तो न्यूमेरिकल हो पाएंगे। अब सबसे पहले फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, charges can neither be created nor be destroyed।
सिर्फ उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम का जो इनिशियल टोटल चार्ज होगा वो फाइनल के बराबर ही होना चाहिए। इसके पास इनिशियली जो Q1 प्लस Q2 था और ये Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये बराबर ही होना चाहिए, सिर्फ ट्रांसफर ही तो हुए हैं, कोई नए थोड़ी ना लाए हैं। तो मैं Q1 को लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 एंड Q फाइनल को लिख सकता हूं, Q इनिशियल को मैंने लिख दिया इनिशियल चार्जेस का सम और Q फाइनल को लिख दिया फाइनल चार्जेस का सम। यहां से Q1 का वैल्यू मुझे पता है C1V1, इसका वैल्यू C2V2, Q1 डैश का वैल्यू C1V प्लस C2V। यहाँ पे VV ही क्यों लिखा है, क्योंकि एक बार आपने कनेक्ट कर दिया, चार्जेस ट्रांसफर जितने हो सकते थे हो गए, उसके बाद दोनों ही कंडक्टर का पोटेंशियल सेम हो चुका होगा। तो यहां से अगर मैं वो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू निकालना चाहूं कि क्या हुआ होगा, तो निकाला जा सकता है RHS में से V को सब्जेक्ट बनाकर। तो ये V कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मतलब अब से अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कॉमन पोटेंशियल का जरूरत पड़े, जो कि हर न्यूमेरिकल में होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा। आप इसके सबस्क्रिप्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप CP लिख सकते हो, CP इज कॉमन पोटेंशियल। ये बड़ा काम का होने वाला है। तो ये जब दो कंडक्टर्स को जोड़ने के बाद का पोटेंशियल होगा, ये निकालने के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज किया करोगे न्यूमेरिकल्स। कोई डाउट यहां तक किसी को? ध्रुवी, समझ में आया आपको ये? ओके। अब एक चीज जो न्यूमेरिकल में और निकालने को आती है वो क्या होगा कि चार्जेस ट्रांसफर तो हो गए, बताओ उनका रेशियो कितना होगा। तो फाइनली ट्रांसफर होने के बाद चार्जेस पहली बॉडी पे कितने आए थे, Q1 डैश, और दूसरी बॉडी पे कितने आए थे, Q2 डैश। तो अगर इनका रेशियो निकालना है तो Q1 डैश का वैल्यू क्या है, C1V, Q2 डैश का वैल्यू क्या है, C2V। V से V कैंसिल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको बोला हो फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस, तो आप डायरेक्टली C1/C2 का रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, निकाल लो, वही चार्जेस के रेशियो होंगे। तो ये भी आपको न्यूमेरिकल में बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? ऑलराइट। तो ये तो हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की थ्योरी। अब इसके बाद आता है एनर्जी लॉस। इनिशियली इस सिस्टम की कुछ एनर्जी होगी, कैपेसिटर 1 की कुछ एनर्जी होगी, कैपेसिटर 2 की कुछ एनर्जी होगी, या कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 की कुछ एनर्जीज होगी, फाइनली भी एनर्जी कुछ होगी। तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी या फाइनल, पहली बात तो, या फाइनल ज्यादा होगी और इनिशियल। और अगर कोई एक भी ज्यादा है और दूसरी कम है तो एनर्जी लॉस मिल सकता है, बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो वो क्वेश्चन हर न्यूमेरिकल में निकालने को बोला होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी तक? मैंने एनर्जी स्टोर्ड, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसके 3 फॉर्मूले बताए थे। मुझे बताओ एक एक करके कौन कौन से डिराइव किए थे हमने वो फॉर्मूले एनर्जी स्टोर। यस सौम्या। हाफ CV स्क्वायर, एक था हाफ CV स्क्वायर, वेरी गुड। दूसरा हाफ QV, हाफ QV। देन Q स्क्वायर। सौम्या आवाज गई। हेलो, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यस, Q स्क्वायर बाय 2C। ये 3 फॉर्मूले थे जो हमने डिराइव किए थे एनर्जी स्टोर के। और मैंने बोला था सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो काम में आ रहा होगा वो ये वाला होगा।
तो अब आप देख सकते हो आपके पास वैसे तो ये तीनों ही फॉर्मूले से रिलेटेड चीजें हैं, तो मैं इसको ही यूज करके एनर्जी का कंसेप्ट समझा देता हूं। इनिशियली कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 की बात की जाए तो यहां का चार्ज था Q1 Q2, पोटेंशियल था V1 V2 और कैपेसिटेंस था C1 C2। तो इनिशियली U1 की एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई पहले कंडक्टर की, और दूसरे कंडक्टर की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अगर टोटल एनर्जी इनिशियली निकालूं तो वो क्या होगा, U1 प्लस U2, और वो कितना हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अगर आपको इनिशियली किसी भी क्वेश्चन में दो कंडक्टर्स दिए जाए तो इस तरीके से उसकी टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो, और अगर एक ही दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पहले वाले को C1 V1 स्क्वायर करके एनर्जी निकाल लेना। फिर क्या किया, हमने उन दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। तो चार्जेस चेंज हो गए, पोटेंशियल कॉमन हो गया, कैपेसिटेंस अभी भी वही है C1 C2। तो अब फाइनल एनर्जी की बात करूं तो इसका U1 डैश कितना हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल है तो वो हो जाएगा V, और U2 डैश कितना हो जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि अब दोनों के पोटेंशियल V और V के बराबर ही है तो मैंने यहाँ पे VV ही लिखा है पर कैपेसिटेंस को C1 C2। तो ये मेरी हो गई दोनों की फाइनल एनर्जी। तो अगर फाइनल एनर्जी निकालना है तो वो क्या होगा, U1 डैश प्लस U2 डैश, तो वो हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा किया जा सकता है। तो अब आपको याद रखना है न्यूमेरिकल में कि अगर आपको फाइनल एनर्जी निकालने को आए तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर करना, और यहां पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि ये आपको निकालना पड़ेगा, और ये कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कोई डाउट? अब हमेशा एनर्जी लॉस भी निकालने को आएगा। एनर्जी का लॉस कैसे निकालना है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल, इस तरीके से निकालना रहेगा। आप में से किसी किसी को ये डाउट आ सकता है, सर इनिशियल पहले क्यों लिखी, हमेशा तो चेंज निकालने के लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे होते, तो यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल लिखने का क्या रीजन था। तो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने पहले से पढ़ रखा है कि यहां पर सिस्टम की जो इनिशियल एनर्जी होती है वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी, तभी ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। और अगला क्वेश्चन यही आता है कि भाई इनिशियली ज्यादा क्यों है सर, फाइनल ज्यादा क्यों नहीं है। तो उसके पीछे के दो रीजन है जो आपको कभी कभी एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि ये एनर्जी लॉस हो क्यों रही है। इनिशियली सिस्टम की एनर्जी कितनी थी 10, फाइनली कितनी हो गई 8, तो ये दो एनर्जी गई किधर। तो इसके दो डिफरेंट रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। पहला रीजन, जब चार्जेस ट्रांसफर होने लगेंगे तो वहां पर हीट लॉस होगा, ओमिक लॉस होगा।
जो आपको 10th स्टैंडर्ड में बताया गया है, I²R लॉस होगा वहां पर। तो बेसिकली वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी सराउंडिंग में। तो अल्टीमेटली अगर वो डिसिपेट हो गई तो इनिशियली जितना था उतना आपको नहीं मिलेगा। रीजन नंबर 1 ये था। पता लगा कि जब चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे तो वायर के थ्रू ही तो हो रहे हैं, और वायर के थ्रू होंगे तो वहां पे वायर गर्म होता है, कोलिजन्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा वहां पर। रीजन नंबर 2 वो थोड़ा स्टैंडर्ड और हाईफाई रीजन है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, कि जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालते हैं। चैप्टर बुक 1 पूरा इसी के बारे में है, तो चैप्टर 8 तक आपको पूरा समझ में आएगा। पर आपको ये 10th स्टैंडर्ड में भी बताया गया था कि जब भी कोई चार्जेस एक्सेलरेट करता है तो उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं। कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी कैरी करते हैं। तो अगर चार्जेस ट्रांसफर होते वक्त अपने में से कुछ रेडिएशंस निकाल देता है तो बेसिकली खुद की एनर्जी कैसी कर लेगा? कम। तो बेसिकली फाइनल सिस्टम की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। जो एनर्जी लॉस हो रही है उसके 2 रीजन होते हैं, ओमिक लॉस एंड रेडिएशन लॉस। ये आपके नोट्स में लास्ट में लिख के भी दिया होगा। तो जब आपको पूछा जाए कि भाई ये एनर्जी लॉस क्यों हो रही है, तो आप बता सको कि सर जब ट्रांसफरिंग की प्रोसेस होती है तो उसमें 2 लॉसेस हो रहे होते हैं। एक होता है ओमिक लॉस, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट, एंड सेकेंड इज रेडिएशन लॉस, कि जब एक चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है, और वो रेडिएशंस एनर्जी कैरी करते हैं, तो अगर निकल गए तो कम हो जाएंगे खुद के पास। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो नीचे आपको बॉक्स बना के दिया हुआ, ये डेरिवेशन नहीं है, ये न्यूमेरिकल की स्टेप्स है। तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि उसका कोई पर वो डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है आप बोर्ड्स में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, वो जेई वेई में आप यूज करो, नीट जेई कुछ सेट में चल जाएगा, क्योंकि वहां पे टिक लगाना है। यहाँ पे तो स्टेप्स दिखानी, तो आपको सब स्टेप्स दिखानी पड़ेगी। तो इनिशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? इस तरीके से, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो ये हाफ C1 प्लस C2 और V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रखोगे। जब पूरा सॉल्व करते हो तो वो बनता है, बट अगेन मैंने बोला वो न्यूमेरिकल है तो मैं न्यूमेरिकल में ही सॉल्व करवाऊंगा, वो आप खुद से देख सकते हो आगे जाके। सो ओवरऑल चीज अगर मैं हम रिवाइज करें तो आज हमने पढ़ा क्या कि जब 2 डिफरेंट कंडक्टर्स हो, अलग अलग सेपरेटेड हो, कंडक्टर मतलब कैपेसिटर की बात होगी हमारे न्यूमेरिकल में, तो इनिशियली उनका चार्ज इतना होता है, बट फाइनली जब आप उन्हें कनेक्ट करोगे तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। तो ये ट्रांसफर होने के बाद कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उस पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। फाइनली जो चार्जेस बॉडी पे आ गए उनके रेशियो निकालना हो तो हमेशा याद रखना कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। इनिशियल एनर्जी निकालना हो तो हाफ C1V1 स्क्वायर, फाइनल इसकी इनिशियल एनर्जी निकालना तो हाफ C2V2 स्क्वायर। तो सिस्टम की टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? U1 प्लस U। फाइनली पोटेंशियल कॉमन हो गया तो एनर्जी होगी हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर। तो टोटल इनका ऐड करके निकाल लिया। और जब इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, याद रखना इनिशियल माइनस फाइनल करना है, बोलने के बाद भी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे और आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो आपको आपका एनर्जी लॉस मिल जाएगा न्यूमेरिकल। तो ये चीजें अब आप अपने सामने रखना जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊं। सो 2.5 का जितना भी थ्योरी था रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एज वेल एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो पूछा जाता है वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिया है। न्यूमेरिकल पे जाने से पहले 2.6 पर आ जाओ, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल के अलावा। सेशन 2.6 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपको दिया हुआ है। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में सीरीज और
रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ा था, वैसे ही कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल भी होता है। और याद रखने का तरीका इजी है, जो भी केस आपने रेजिस्टर्स के लिए पढ़ा था उससे उल्टा कर देना कैपेसिटर, जस्ट उल्टा। जो वहां पे सीरीज में होता था यहाँ पैरेलल में होगा, जो वहां पैरेलल में होता था यहाँ सीरीज में होता है। इसके जो डेरिवेशंस है वो मैं नहीं करवाऊंगा, बिकॉज वो आप ही का पार्ट है, बड़े इजी है, आप खुद से समझ सकते हो। मैं सिर्फ आपको लॉजिक दूंगा। उसके बाद जब आप खुद से करने बैठे और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेप में आपको डाउट है, आप मुझे वो फोटो भेज देना, मैं आपको ऑडियो मैसेज पे समझा दूंगा। आएगा तो नहीं। तो सबसे पहले तो वो वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट जब न्यूमेरिकल करें तो दिक्कत ना आए। अगर दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते थे, R1 एंड R2, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता था? R1 प्लस R2 करके, याद है? और वही दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाए, R1 एंड R2, तो इस केस में R नेट निकालने का फॉर्मूला होता था 1/R1 प्लस 1/R2। देन एलसीएम लिया जाता था और R नेट आपका ऐसा बन जाता था R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। याद आया? ये तो था 10th का पार्ट। और ऐसा नहीं 10th का था, चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट दिस। चैप्टर 3 में सब आने वाला है वापस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आ जाता है कैपेसिटर वाला पार्ट। इसको बोलते थे हम सीरीज और इसको बोला करते थे पैरेलल। अब अगर मैं इधर सीरीज और पैरेलल की बात करूं, तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो गए तो मैंने बोला था केस उल्टा हो जाएगा। जो काम आप पैरेलल में इधर किया करते थे वो सीरीज में होगा इधर। तो अगर इधर आपको इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और C नेट निकालना हो, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। और वही दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाए, तो यहां C नेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2। किसको याद रखे? कंफ्यूजन है तो भाई मैं तो ऐसे याद रखता था, मुझे रेजिस्टेंस में कॉन्फिडेंस था, मुझे पता है रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कब होता है। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं उल्टा सोचता था। तो एक याद रखो, दोनों को मत रखो, अपने आप आंसर। और ये केस प्रूव किया है बेसिकली, वो जो दो डेरिवेशन दी है उसके फाइनल रिजल्ट्स यही है कि यहाँ पे ये ऐसा होगा और यहाँ पर ये ऐड हो रहा होगा। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल में कांस्टेंट होता था। ये 10th स्टैंडर्ड में बताया जाता था कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो जो पोटेंशियल इधर R1 के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल R2 के अक्रॉस भी होगा, सेम पोटेंशियल। इन पैरेलल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो यहां पर भी वही होगा, पैरेलल में दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही होगा। अब यहां से इतना बताया तो इतना बता सकते हो, सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती थी दोनों रजिस्टर के अक्रॉस? वेरी गुड ईशानी, गुड वरुण। सीरीज में करंट का वैल्यू कांस्टेंट हुआ करता था। अब देखो, जो करंट यहां से पास हुआ है वही पूरा का पूरा करंट यहां से पास होगा, कोई रास्ता ही नहीं जाने का, रास्ता है ही नहीं जाने का। तो बेसिकली सीरीज में यहां पर करंट कांस्टेंट होता है, यहां वर्ड करंट नहीं आएगा, यहां आएगा चार्जेस। यहां पे दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस कांस्टेंट होंगे, और इसी कंसेप्ट को यूज करके उन्होंने नीचे डिराइव किया हुआ है डेरिवेशन। तो जब आप देखोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा उन्होंने किया क्या है। मैं फाइनल रिजल्ट्स की मेन बात करूंगा कि ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में जाने के लिए आपको इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इधर एक केस भी बताया जाता था आपको, स्पेशल केस, कि जितने भी रजिस्टर अगर लगाए हैं
उन सभी का कैपेसिटेंस सेम हो तो ये क्या होगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो यहाँ पे आपका वो केस में सी नेट कितना हो जाता था सीरीज वाले केस में C/n। रजिस्टर के केस में ये R/n होता था। कैपेसिटेंस के केस में आपको अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना तो आप C/n करके निकाल सकते हो। C क्या होगा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है और n क्या होगा नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या है 1/c प्लस 1/c कितना हो जाएगा 2/c। और ये तो उल्टा करना पड़ेगा फाइनल आंसर के लिए रेसिप्रोकल। तो C/2 हो गया क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर 2 थे इसलिए 2 आया है। मैं बोल रहा हूँ जनरल फॉर्मूला क्या होगा n 3 हो तो 3 आएगा 4 हो तो 4 आएगा 5 हो तो 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सी नेट निकालने के लिए जनरल ये C पैरेलल का केस है और C सीरीज का केस लूंगा तो वो NC हो जाता है। C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C ऐड करते जाओ तो बेसिकली जनरल फॉर्मूला क्या बनता है NC। कोई दिमाग में डाउट चल रहा है तो पूछ लो या तो चीजें समझ में आती या नहीं आती बीच में कुछ नहीं होता है। वरुण सर मतलब ऐसे याद है कि सीरीज में मतलब जैसे चार्ज कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है पर सर क्यों रहता है वो याद नहीं है तो सर बता सकते हो। मैंने बताया ना करंट कांस्टेंट होने का पर्पस क्या था यहाँ पे। जब करंट आपकी बैटरी से निकला तो यहाँ पे करंट के पास अगर कोई पाथ ही नहीं है जाने का। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है यहां से करंट आया। अब करंट के पास एक ही रास्ता है वो यहां से जाएगा। जितना करंट R1 में से पास होगा उतना ही R2 में से पास होगा और वापस इधर चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे करंट कांस्टेंट है और करंट कांस्टेंट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल टू IR। यस सर। अगर मेरी बैटरी का पोटेंशियल V था तो वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा और दोनों का सम मिला के टोटल होने वाला। क्यों क्योंकि R1 R2 के वैल्यू अलग अलग है। तो पहले वाले केस में आएगा IR1 दूसरे वाले केस में आएगा IR2 और दोनों का सम जो होगा V1 V2 वो आपकी बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो आपको बताया जाता था सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और इससे उल्टा पैरेलल में होता है। वहां पे जब करंट आएगा तो डिवाइड हो जाता है। सर करंट डिवाइड पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट क्यों होता है क्योंकि उसी रेशो में डिवाइड हो रहा होता है। सोचना यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा इसको मैं चैप्टर 3 में बताऊंगा अच्छे से क्योंकि 3 का टॉपिक है आज 2 में इसमें ज्यादा टाइम लगाने में कोई फायदा नहीं। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे करंट उसी रेशियो में डिवाइड होता है सच दैट V का वैल्यू सेम मिले। अगर यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ कम करंट जाएगा यहाँ छोटा रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ ज्यादा करंट जाएगा और I और R का वैल्यू हमको सेम मिलता है जब हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं। ओके सर ठीक है चलो अब बाकी सब न्यूमेरिकल ही है तो न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ पाओगे। तो सबसे पहले वापस से 2.5 आ जाओ। चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है पूरे चैप्टर की। तो ये अब आपका ड्यूटी बनता है कि आप घर पे बैठ के उसको रिवाइज करके जो भी डाउट आया आप पूछो। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं मैं 2.5 सेशन का जो कॉमन न्यूमेरिकल मुझे मिल रहे हैं। सेशन 2.5 सबसे पहले GACB क्वेश्चन नंबर 6 एंड CBSE क्वेश्चन नंबर 7। A parallel plate capacitor of capacitance C is charged to a potential V। मतलब एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V मतलब बैटरी लगा रखी है V पोटेंशियल। अब क्या हुआ इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कर दिया डिस्कनेक्ट। डायग्राम ही बता देता हूं। बैटरी से कर दिया डिस्कनेक्ट और इस कैपेसिटर को अब दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। It is then connected to another uncharged capacitor having the same capacitance। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C था पहले वाले का तो अब दूसरे वाले का भी C है बट एक इंपॉर्टेंट टर्म वहां पे दे रखी है
अनचार्ज्ड कैपेसिटर, अंडरलाइन करो। अनचार्ज्ड का मतलब क्या है कि उसका जो पोटेंशियल है V2 ले लेता हो, वो 0 है। अनचार्ज का मतलब हमेशा समझना कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। तो इनिशियली इन दोनों को कनेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, अलग अलग रख रहा हूं। इसका पोटेंशियल 0 और इसका पोटेंशियल V। अगले स्टेप में किया गया, इन दोनों को कर दिया कनेक्ट। अब आप देख सकते हो कैपेसिटर 1 हायर पोटेंशियल पे था, कैपेसिटर 2 0 पोटेंशियल पे था। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस ट्रांसफर होने लगेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। तब तक होते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली जो पोटेंशियल यहां पर आएगा वो होगा कॉमन पोटेंशियल, जो हमें निकालना है। तो आपको बोला है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम। इस कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी जो होगी यू फाइनल, उसका रेशियो निकालो इनिशियल एनर्जी के साथ। ये रेशियो निकालने को बोला है। क्वेश्चन एक बार और रीड करो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, फिर मैं आगे बता दूं क्या करना है, पर पहले क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है। सिचुएशन मैंने थोड़ा आपको डायग्राम से बताने का ट्राई किया है। आई कैन रिपीट। इनिशियली एक कैपेसिटर लिया, बैटरी से कनेक्ट किया और उसका पोटेंशियल हो गया V। अब बैटरी जाए बाहर में, निकाल दिए। अब उस चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इनिशियली जब तक कनेक्ट नहीं किया था तो चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल V है और अनचार्ज का 0। और जब इनको कनेक्ट किया तो चार्जेस ट्रांसफर होने लगेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, तो बताओ सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी होगी कनेक्शन के बाद और इनिशियल एनर्जी थी कनेक्शन से पहले, उसका रेशियो क्या होगा? तो पहले मैं इनिशियल एनर्जी निकालता हूं। इनिशियली इसकी एनर्जी कितनी है? हाफ CV², क्योंकि इसका पोटेंशियल B और कैपेसिटेंस C, प्लस इसकी एनर्जी कुछ होगी। अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है और इसके पास कितनी एनर्जी? हाफ CV²। तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ गई? हाफ CV²। दिस इज योर इनिशियल एनर्जी। इसमें किसी को डाउट है? पूछ लो एक बार। क्लियर है? मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है? प्लीज लगा दो क्रैक क्रैक। सबको आ गया? अगर आ रही हो तो थम्स अप दे दो ना, तो मुझे आइडिया लगे तो मैं कुछ करूं फिर। और क्या ऑप्शन है मेरे पास? अभी भी नहीं आ रही है ऐसा है? आगे थम्स अप दे रहे और आपको नहीं आ रही। मैं किसकी साइड जाऊं? टीम ही चेंज कर दी तो आ जाएगी। वो बीच में किसी ने व्हाट्सएप कॉल कर दिया था तो तबाही बच गई। नाउ मैं चेंज ही करता हूँ। आप लोग ट्राई करो, यू फाइनल वाला पार्ट निकालने का ट्राई करो, अब तक मैं चेक करता हूँ।
अगर मुझे समझ अब आवाज आ रही है? ऑलराइट, चलिए, हो गया जितना टाइम वेस्ट करना था। ठीक है, चलिए अब इधर इनिशियल एनर्जी आपकी इतनी आ गई और फाइनल एनर्जी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस तो सेम ही है कनेक्शन के बाद, तो ये तो C प्लस C 2C बन जाएगा, बट आपको कॉमन पोटेंशियल इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, कॉमन पोटेंशियल निकाल लेता हूं। C1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अनचार्ज होने का फायदा क्या होता है कि सेकंड टर्म जीरो बन जाता है V2 जीरो होने की वजह से। तो C1 की वैल्यू C, V1 की वैल्यू V और नीचे C प्लस C 2C। तो आपका कॉमन पोटेंशियल कितना निकल के आया? V/2। इसमें डाउट है किसी को? मैंने सिर्फ इस टर्म को जीरो कर दिया है। जहां C था वहां पे C1 था, C2 था, सब को C से रिप्लेस कर दिया और V1 का वैल्यू V से रिप्लेस कर दिया। तो ये मेरा कॉमन पोटेंशियल निकल के आ गया। तो फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाफ C1 प्लस C2 V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। C1 प्लस C2 सेम ही होने की वजह से इसको 2C लिख दिया और कॉमन पोटेंशियल आपका आया था V/2
तो उसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है उससे मैंने इस 2 को उड़ा दिया, इस 2 को मैं नहीं उड़ा रहा हूं। आप देख सकते हो क्यों नहीं उड़ाऊंगा मैं, कि ये 1/2 और पीछे 1/2 CV स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा। बन रहा है ऐसा? तो मुझे पता है इक्वेशन नंबर 1 से हाफ CV स्क्वायर किसके बराबर है? इनिशियल एनर्जी के बराबर। तो यहां पर मेरा U फाइनल इज इक्वल टू 1/2 U इनिशियल आ गया, और निकालने को क्या बोला था? U फाइनल बाय U इनिशियल। तो वो कितना आ गया? U इनिशियल को नीचे भेजूंगा तो 1:2। तो मेरा एनर्जी का रेशियो आया 1:2। ठीक, तो इसमें जिसको कोई डाउट हो वो पूछ लो किसी स्टेप में। पहले मैंने निकाली इनिशियल एनर्जी, क्योंकि एक ही कैपेसिटर था, दूसरे के पास तो कोई पोटेंशियल था ही नहीं, तो वो तो जीरो था। फाइनली जब कनेक्ट किया तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है इस सिनेरियो में। तो वो कितना हुआ? v/2। तो इसका भी v/2, इसका भी v/2। अब फाइनल एनर्जी निकालने के लिए हाफ C1 प्लस C2, v कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। दोनों कैपेसिटेंस के वैल्यू सेम है तो मैंने 2C कर दिया, और कॉमन पोटेंशियल इतना निकल के आया तो उसका स्क्वायर करके लिख दिया। सिर्फ फाइनल को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल बना दिया और फिर फाइनल बाय इनिशियल का रेशियो ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीबीएसई में वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा और जीएसईबी का वो 9। वैल्यूज अलग अलग है पर क्वेश्चन अलग सेम है पूरा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही कंसेप्ट पर है। अगर आपको ये एक बार क्लिक हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प कर जाएगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर अपना अपना निकाल के बैठ जाओ। क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा, ये क्वेश्चन 14 है, एंड जीएसईबी का ये क्वेश्चन है 9। वन बाय वन दोनों रीड कर देता हूं। सीबीएसई में दिया है अ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो C1 का वैल्यू कितना दिया है? 4 माइक्रोफैरेड, जिसको कन्वर्ट करके लिखूंगा तो 4 × 10⁻⁻⁶ फैरेड होगा। और V1 का वैल्यू कितना दिया है? 200 वोल्ट। तो एक कैपेसिटर है C1 जिसका पोटेंशियल कितना दिया है? 200 वोल्ट। अब आपको बोला है कि इसको एक और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C2, 2 माइक्रोफैरेड, और वो अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब उसका पोटेंशियल कितना है? 0। तो बताओ कितना एनर्जी का लॉस होगा जब कनेक्ट किया होगा? तो आपको इनिशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल निकालनी है और सब्ट्रैक्ट करना है। यही सेम क्वेश्चन में C1 का वैल्यू गुजरात बोर्ड में कितना दिया है? 600 पिको फैरेड। तो 600 पिको मतलब 600 × 10⁻⁻12 फैरेड। V1 का वैल्यू कितना दिया है? 200 वोल्ट। C2 का वैल्यू C1 के बराबर ही दिया है, सेम, बट V2 अनचार्ज है 0। तो एक कैपेसिटेंस इनिशियली था जिसके पास कुछ कैपेसिटेंस का वैल्यू है, कुछ पोटेंशियल का वैल्यू है, उसको लाकर जोड़ दिया अनचार्ज कैपेसिटर से। तो चार्जेस ट्रांसफर हुए होंगे तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो गया। तो बताओ एनर्जी का लॉस कितना हुआ हो? तो जो मैंने आगे स्टेप्स बताई थी वही सब रिपीट करनी। सबसे पहले दोनों साइड आप लोग इनिशियल एनर्जी निकालो। इधर हाफ C1 V1 स्क्वायर। बस इनिशियली तो एक ही कैपेसिटर था, दूसरा तो अनचार्ज्ड है, अलग है, तो उसका कोई एनर्जी नहीं होगी। तो यहां पर वैल्यू निकालो सब और बताओ मुझे कितनी आ रही है। हाफ C1 का वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁶ और V1 का वैल्यू है 200 × 200। हाफ C1 का वैल्यू है 600 पिको, पिको मतलब -12, और इधर भी 200 × 200। यहां से आपकी इनिशियल एनर्जी मिल जाएगी आपको।
जहां तक डाउट है किसी को क्वेश्चन में? इजी सॉल्व करोगे तो 2 से ये हो जाएगा आपका 100 टाइम्स 2 into 4 8। यहाँ पे पावर वाइज देखो तो 4 2 10 रेज टू द पावर -2। ये आपकी इनिशियल एनर्जी आएगी। आ रही है 8 into 10 रेज टू पावर -2। और इधर वालों की आ जाएगी 100, तो ये हो जाएगा 6 into 12 12। और 10 के पावर में जाओ तो 2 2 2 2 into 10 रेज टू द पावर -6। ऐसा आ रहा है 12 into 10 रेज टू पावर -6 जूल्स। ये आपकी सिस्टम की इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल कैसे निकालेंगे प्रीत, पांचाल? फाइनल एनर्जी कैसे निकालूं? सर हाफ C1 plus C2 into VCP square। C1 plus C2, वेरी गुड। V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। और इधर भी फाइनल एनर्जी आपको सेम फॉर्मूले से निकालनी है, हाफ C1 plus C2 V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी कॉमन पोटेंशियल तो नहीं निकाला है हमने, तो पहले हमें कॉमन पोटेंशियल दोनों को निकालना पड़ेगा। तो चलो अपने अपने कॉमन पोटेंशियल निकालो। फॉर्मूला C1V1 plus C2V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। तो पहले VCP निकालते हैं हम, C1V1 plus C2V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। V2 0 है, हाँ, तो अगला टर्म 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे C1 का वैल्यू है 4 into 10 रेज टू द पावर -6। V1 का वैल्यू था 200। और नीचे C1 plus C2 है 4 plus 2 6 माइक्रोफैरेड। (400/3) ये तो CP का वैल्यू CBSE वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, और कुछ GSEB वाला इजी पड़ेगा। तो ये 600 into 10 raised to the power -12 into 200 plus 0 divided by 600 plus 600 1200। हंड्रेड वोल्ट्स। यहाँ पे आपका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा 100 वोल्ट्स। आ गया विश्व? ठीक है भाई, अब कर लो, मैंने करवा दिया जितना करवाना था। यहाँ पे अब फाइनल एनर्जी निकालने के लिए आपके पास C1 C2 भी है, कॉमन पोटेंशियल भी है, C1 C2 भी कॉमन पोटेंशियल भी है, तो वो निकाल लो और फिर इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट है स्टेप वाइज तो मुझसे पूछ लो। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। यस द्वारकेश? सर वो चार्जेस का रेशियो पूछा है, तो मतलब कनेक्ट करने के बाद का रेशियो है पहले का यस, रेशियो? कनेक्ट करने के बाद का ही रेशियो होता है। ओके। तो वो C1/C2 से मिल जाएगा बस। तो देख ले आंसर 1:2 या 2:1 होगा। पॉइंट यहाँ पे आपको ये चीजें खुद से कुछ करने का यही पर्पस है कि आप 10 में से अगर 4 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो 4 क्वेश्चन में आप एक कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर चुके हो, तो खुद से किया था, बहुत हाथ पैर मारे, इधर उधर ढूंढा, इधर सर्च किया, वो किया, तो आपके फिट हो जाते हैं। यही चीज आपको प्लेट में मिल जाती है कि भाई डायरेक्टली वीडियो में सोल्यूशन मिल गया या क्लास में करवा दिया, तो आप सोचते ही नहीं हो। तो जो जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करता है घर पे, उतना उसका स्कोर उसी प्रोपोर्शन में आएगा। टीचर का रोल इज ओनली 20% इन योर एकेडमिक्स, रेस्ट आपका होगा 80%। आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो और कितना टीचर से अपने डाउट्स पूछ रहे हो। ये भी त्रासी है यार। किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पार्ट में? नो? ऑलराइट। CBSE स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अपना 8 9 10 11 कर सकते हैं।
और जीएसीबी वाले क्वेश्चन नंबर 8 में पहले ही लिख लो हाफ सीवी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप इसके बेसिस पे कर सकते हो, ट्राई करना। मैं आपको 2.6 का एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आपको थोड़ा वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आइडिया लगे। चलो 2.6 सेशन खोलो। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई एंड क्वेश्चन नंबर 10 जीएसई। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जो मैं रीड कर रहा हूं। There are 3 capacitors of capacitance 2 pico, 3 pico, 4 pico are connected in parallel. तो C1 का वैल्यू कितना दिया है 2 पिको फैरेड, C2 का वैल्यू दे दिया गया है गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली 3 पिको फैरेड एंड C3 इज गिवन 4 पिको फैरेड। अब ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो याद करो पैरेलल में केस कैसा होता था जो हम वहां सीरीज में किया करते थे, इजी वाला। तो नेट अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या करोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यह आपका आ गया 9 पिको फैरेड। फर्स्ट पार्ट का आंसर कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। डाउट है कुछ? ठीक है, मैं करता भी नहीं इसका डाउट सॉल्व। ओके नेक्स्ट, इसमें कुछ डाउट जैसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, हर C1 C2 C3 सब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है विच इज 100 वोल्ट। तो बताओ हर कैपेसिटर के अक्रॉस का चार्ज क्या होगा। अब मैंने अभी बताया था पैरेलल में पोटेंशियल होता है कांस्टेंट, तो जितना पोटेंशियल C1 के अक्रॉस होगा उतना ही C2 के अक्रॉस होगा, उतना ही C3 के अक्रॉस होगा, सबका कितना होगा बैटरी के बराबर 100 वोल्ट्स। तो अगर आपको Q1 निकालना होता चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 1, तो वो क्या होता C1V। C1 का वैल्यू है आपका 2 पिको फैरेड और V1 का वैल्यू है 100, तो यह आंसर क्या आ गया आपका 200 पिको कूलम। अब चार्ज है तो वो कूलम बन जाएगा। Q2 का वैल्यू C2V, C2 का वैल्यू है 3 पिको फैरेड और यहाँ पर आपका 100, तो ये बन जाएगा 300 पिको कूलम। और चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 3 इज C3V, तो ये हो जाएगा 4 पिको फैरेड इंटू 100, दैट इज 400 पिको कूलम। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। इतनी चीजें बोली थी निकालने। यस द्वारकेश। पिको मतलब 10⁻⁻12 या -9? -12, -9 इज नैनो, ओके ओके। टाटा नैनो। मतलब नाम रखने वाले ने जान करके उसका नैनो रखा था, आपको पता लगा क्योंकि वो बहुत छोटी कार थी, तो उसको छोटा बताने के लिए कि छोटी है इसलिए नैनो रख दिया, 10⁻⁹। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जीएससीबी, क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो बोला है दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब वीपी बाय वीसी का। तो पहली बात मुझे क्वेश्चन पढ़ के पता लगता है रेशियो निकालना है।
series combination of n identical capacitors so that energy stored in the two cases becomes the same. तो गिवन डेटा में एक और चीज क्या दी रखी है कि जो सीरीज की एनर्जी थी वो पैरेलल के बराबर ही है, U सीरीज इज इक्वल टू U पैरेलल, और जितने भी कैपेसिटर से आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब सबका कैपेसिटेंस C C C C C, तो वो जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था वो काम में आएगा। अब जो गिवन डेटा है उससे ही स्टार्ट करता हूं कि अगर सीरीज में जो एनर्जी है वो पैरेलल के बराबर दी है तो सीरीज की एनर्जी क्या होती है, हाफ CS VS स्क्वायर, और पैरेलल की हाफ CP VP स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, हाफ से हाफ कैंसिल। सीरीज में जनरल फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस का। अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए जाए, देख के बताओ मुझे क्या फॉर्मूला आया था सीरीज में, जनरल फॉर्मूला 1/c + 1/c + 1/c + 1/c, वेरी गुड, C/n, ये फॉर्मूला था। तो यहां पर हो गया C/n, VS एज इट इज, और वही फॉर्मूला पैरेलल में क्या हो जाता है, C + C + C + C + C + C, बेसिकली NC, n टाइम्स C। तो ये हो गया यहां पर n टाइम्स C और VP स्क्वायर। तो मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज लिख दिया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल लिख दिया कॉम्बिनेशन वाइज। C से C कैंसिल। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो निकालो VP/VC का। तो अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं VP स्क्वायर बाय VS स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 1/n स्क्वायर। तो व्हाट वुड बी VP/VS? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मीनवाइल मैंने सर को बोल दिया है आपको अपने अपने बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली इनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे हैंड रिटन में, CBSE और जो भी ये करवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अपने गूगल क्लासरूम को चेक करते रहना और जितने क्वेश्चन तुमसे खुद से हो सकते हो वो करने का ट्राई करना। जो बचेंगे वो मैं हेल्प करवा दूंगा। एक क्लास और चैप्टर 2 पे मैं लूंगा इसके बाद, जो इसी के डाउट्स और बचे हुए क्वेश्चंस जो मुझे लगता है करवाने चाहिए मुझे, वो उन पे करवा दूंगा। बाकी आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी मिल जाएंगे, प्लस उनके सॉल्यूशंस आंसर कीज भी मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। सो यस, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना काफी है। थ्योरी पहले अच्छे से कंप्लीट करो, 2.4 2.5 तक का न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी कंप्लीट करो। जो डाउट या जो आएगा वो 2.6 में ज्यादा आएगा, तो पहले इतना पार्ट कंप्लीट करके रखो और जो भी डाउट है मार्क करके रखो कि पता रहे कि चैप्टर में इतने ही डाउट है, बाकी सब है। वो इतने में 10 हो 20 हो 25 हो पता लगे, बट एटलीस्ट टिक होने चाहिए, ये डाउट है ये डाउट है ये डाउट है, ये पूछना है मुझे। और वो मीनवाइल हम एक्टिव है, वेकेशन हमने आपको दिया है, हमने नहीं लिया है, तो हम आप बीच में भी पूछ सकते हो जब आप खुद पढ़ने बैठे। ऑलराइट, चलिए बाय बाय, एंजॉय। यस विश्वा। सर आपने यहाँ एन क्यों कट नहीं किया, मतलब एन कट कैसे हो सकता है? अगर ऊपर होता तो कट होता, अभी तो ये एन नीचे जाके n × n बनेगा। अच्छा हाँ 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 हाँ